हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, यू नो दैट इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, राइट? बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, है ना? 13 इयर्स तक चला. सो क्या है, क्यों किया गया, सब सीखेंगे हम इन दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसका पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज जीनोम, है ना? तो जीनोम मतलब होता है टोटल सीक्वेंस, है ना? आपका जो एक सेल में पूरा सीक्वेंस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में आपके पास क्या है बेटा? क्रोमोसोम्स है. सो ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना? 23 पेयर होते हैं. और लाइक जो 22 है वो आपके ऑटोजोम है. एंड जो ये 23rd पेयर है इसको हम बोलते हैं एलोजोम. 23rd वाले पेयर को क्या बोलते हैं हम? 23rd वाले को हम बोलते हैं एलोजोम, राइट? तो हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे कि जो आपके हैप्लॉइड सेट है ना, हैप्लॉइड सेट लेंगे, क्योंकि आपको पता है होमोलोगस होते हैं. अब जो क्रोमोसोम 1 है इसका ऑपोजिट लेने की कोई नीड नहीं है. इसका जो सीक्वेंस होगा वैसे ऑपोजिट का होगा, राइट? तो हम एक ही लेते हैं ना, क्यों दो ले? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स की एक्चुअल में सीक्वेंस जानेंगे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था कि आपका क्रोमोसोम जो है उसमें क्या सीक्वेंस है, लाइक ए जी सी, ऐसे ऐसे ए जी जी सी सी, ऐसे पूरा सीक्वेंस क्या है वो जानना इज बेसिकली योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. वो पूरा सीक्वेंस हमें जानना था. दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. मतलब टोटल हैप्लॉइड सेट है ना, तो 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ बेस पेयर. तो ये पूरा सीक्वेंस क्या है वो जानना इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. बेटा कितना टफ काम था, है ना? तो दुनिया भर के सेंटर्स, लाइक कितनी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, है ना? बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए गए फॉर दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट? समझ में आया? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कब हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1990. ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1990. ओके, कब स्टार्ट हुआ था? इन द ईयर 1990. कब तक चला? ये चला बेटा 2003 तक चला. ये 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था. लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग जो है, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है आपका, क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंसिंग ओवर हुआ था इन द ईयर 2006 में. मई 2006 में क्रोमोसोम नंबर 1 का पूरा सीक्वेंस पता चला था. तब तक नहीं चला था. हाँ, जो मेजर काम है वो 2003 तक हो चुका था. तो किस ईयर में स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 1990 स्टार्ट हुआ था. ठीक है, मैंने कहा ये बहुत खर्चे वाला प्रोजेक्ट था. तो क्यों बेटा? देखो, एक मैंने कहा कि आपके पास टोटल 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ बेस पेयर्स है, और एक बेस पेयर द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर. पर बेस पेयर खर्चा कितना था? $3. सो द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी $9 बिलियन. इतना महंगा प्रोजेक्ट था. जो टोटल खर्चा है ऑफ HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या था वो? $9 बिलियन. $9 बिलियन. सोचिए. ओके, अब था कि भाई इतना सारा इंफॉर्मेशन हम कैसे स्टोर करेंगे? ये पूरा बेस का जो सीक्वेंस है कैसे स्टोर करेंगे बेटा? हजार पेजेस की. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is obtained sequence were to be stored in type form in books, and if each page of the book contain 1000 letter and each book contain 1000 pages, मतलब एक बुक है 1000 पेजेस की एंड हर एक पेज में 1000 लेटर्स है, तो टोटल आपको 3300 बुक्स चाहिएगी. Then 3300 such books will be required to store the information of DNA sequence from a single human cell.
फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। आपको 1000 किताबें चाहिए और हर पन्ने पे आपका क्या होगा, 1000 लेटर्स होंगे, तब भी जाके वी नीड 3300 बुक्स। ठीक है, लाइक एक बुक में 1000 पेजेस है एंड हर एक पेज पे 1000 लेटर्स है, टोटल 3300 बुक्स चाहिए आपको। तो ये 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था। किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एक है बेटा आपका वेलकम ट्रस्ट, है ना, वेलकम ट्रस्ट है, वेलकम ट्रस्ट। ठीक है, तो इन्होंने, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज लाइक यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये सब भी इन्वॉल्व थी, है ना, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज भी बेटा क्या थी, इन्वॉल्व थी। ओके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, है ना, ये सारी मतलब हर कंट्री में अलग अलग बड़े बड़े लैब में हर मतलब काफी सारे सीक्वेंसेस स्टडी किए जा रहे थे। ओके, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, 13 साल का प्रोजेक्ट है। कब स्टार्ट हुआ था? इनिशिएटेड इन द ईयर, स्टार्ट कब हुआ था ये बेटा? स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1990। स्टार्ट कब हुआ था? इन द ईयर 1990 ये स्टार्ट हुआ था। एंड कंप्लीट कब हुआ बेटा? कंप्लीटेड इन 2003। कंप्लीट कब हुआ था बच्चों? इन द ईयर 2003 ये क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था। क्लियर? ओके, एक और बात बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना, कि इतना सारा हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, दैट वाज नॉट पॉसिबल ना, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है क्या ये करना कि आप, और फिर आपको कोई सीक्वेंस ढूंढना हो तो आप कितनी किताबें पढ़ोगे, राइट? तो इसकी वजह से एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एमर्ज हुआ जिसे हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेटा एक नया ब्रांच है हमारा बायोलॉजी का, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक फास्टा, ब्लास्ट, ये सब जो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। न्यूक्लियोटाइड के इंफॉर्मेशन जो है ना, कि क्या आपके एक्चुअल में सीक्वेंस है, वो सारे स्टोर करके रखता है। लाइक क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस कैसा है, AGCT, ऐसे क्या पूरा सीक्वेंस है, सब उस सॉफ्टवेयर में स्टोर है। तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक नया ब्रांच आ गया जिसे हम बोले बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर? ओके, नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द गोल्स ऑफ HGP। ठीक है, HGP के गोल्स क्या है? आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 genes in human DNA, right? Determine the sequence of 3 billion chemical base pair that make up human DNA. Store this information in database, है ना, तो तभी ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वी हैव एक नया ब्रांच दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें क्या हुआ था बेटा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर which can store, formation of software which can store, comma, process and analyze the data, है ना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर which can store, process and analyze the data। समझ में आया? बायोइन्फो में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर which can store, process and analyze the data। क्लियर? ओके, improve tools for data analysis। फिर ये सब जो इंफॉर्मेशन है उसको बेसिकली हम यूज करें इन इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, है ना, ये सब में यूज करें। और ये सब जब प्रोजेक्ट होंगे बेटा, बहुत तरीके के एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज अराइज होंगे, तो उन सबको सॉल्व करना, है ना। ये सब क्या थे? आपके गोल्स थे। तो सबसे पहला गोल तो है कि आइडेंटिफाई करना टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बॉडी एंड उनका पूरा सीक्वेंस जो है वो देखना, है ना, कि किसके बाद क्या अरेंज है। समझ में आ गया? ये सारे क्या थे बेटा? आपके गोल्स थे किसके? ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर हो गया आपको? अरे ऑफ HGP। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स सबसे अच्छी चीज तो ये हुई कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही अच्छा
आपके पास ब्रांच आ गया जो क्या करता है, जो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन का, दूसरे ऑर्गेनिज्म की इसके पास है। बस बहुत इजी होता है, बस सीक्वेंस डालिए एंड वो सीक्वेंस किसके लिए कोड करता है सब कुछ हमें मिल जाता है। ओके, अब बात करते हैं बेटा मेथोडोलॉजी की। हम बोल रहे हैं कि ये समझो आपका पूरा डीएनए है ना। अब ये जो डीएनए है इसमें से आपको पता है सिर्फ कुछ कुछ रीजन ही, जैसे जो मैं ऑरेंज कर रही हूँ ना बेटा, सिर्फ कुछ कुछ रीजन से क्या होते हैं आपके काम के होते हैं, और बाकी जो रीजन है वो जंक डीएनए है, कुछ काम के नहीं है ना। तो क्या मेथोडोलॉजी अपनाई गई, तो दो सोचा गया। एक तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स है ना, दैट इज ईएसटी। ईएसटी क्या कहता है कि जो आपका ऐसा रीजन है डीएनए का जो आरएनए बना के प्रोटीन बनाता है, बस उसका ही हम सीक्वेंसिंग जाने, है ना। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फर्दर ये जो है वो आरएनए बनाएगा, ये क्या करेगा फर्दर आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो ऐसा कहा कि जो सिर्फ एक्सप्रेस होता है उसकी सीक्वेंसिंग करे, एक तो ये तरीका था। दूसरा था कि ये पूरा जीनोम, ये जो होल जीनोम है इसका ही सीक्वेंस हम करें, है ना। तो इसका था कि टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए, इसमें था दूसरा था टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए। बच्चों बताओ आप भी कौन सा सही है भाई, कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस करेंगे ना वो ज्यादा बेटर है। इस चीज को हमने बोला सीक्वेंस एनोटेशन, इस चीज को हमने बोला सीक्वेंस एनोटेशन, एंड लास्ट में यही किया गया। सीक्वेंस एनोटेशन वाला मेथड ही जो है बेटा वही किया गया, सीक्वेंस एनोटेशन वाला ही मेथड जो है वो किया गया। क्लियर। दो तरह की मेथोडोलॉजी का सोचा गया, एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में बेटा क्या किया गया कि भाई जो रीजन ऑफ डीएनए कोड करता है, जो रीजन ऑफ डीएनए कोई तरह का प्रोटीन बना रहा है, बस उसकी स्टडी करें। और दूसरा ये था कि पूरा जीनोम का ही सीक्वेंस हम करें, राइट। ये वाली थी, और फिर बाद में पूरा जीनोम का ही सीक्वेंस किया गया, है ना। तो बेटा क्या क्या बातें याद रखने वाली है एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1990। बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, है ना। ये 13 साल चलने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट था। स्टार्ट हुआ 1990 में, कंप्लीट हुआ 2003 में। क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी मई 2006 में। ओके, इसको किया किसने था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वेलकम ट्रस्ट, है ना। ये सब आपको याद रखना, इन लोगों ने किया था। ओके, और फिर इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी ब्रांच राइज हुई टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, एंड दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। इतना आपको याद हो गया है, समझ में आ गया है। अब बेटा जो दो मेथोडोलॉजी है, कौन सी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। तो बेसिकली सीक्वेंस एनोटेशन किया कैसे गया वो मैं आपको समझा रही हूं। ओके, ध्यान से समझिएगा, सीक्वेंस एनोटेशन किया कैसे गया। अब समझिए बेटा, ये आपके पास पूरा क्या है, आपका डीएनए है ना। तो ये इतना लंबा है, इतना बड़ा है, हमें क्या करना है, इसके फ्रेगमेंट्स चाहिए। मुझे इसको फ्रेगमेंट्स में कट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, आई विल यूज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इजीली फ्रॉम बैक्टीरिया आइसोलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, विद द हेल्प ऑफ with the help of restriction endonuclease, with the help of restriction endonuclease, DNA fragments are obtained, ठीक है बच्चों, with the help of restriction endonuclease। ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका डीएनए में कट लगा देगा, तो हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे।
ठीक है, अगर मुझे कभी भी डीएनए में कट करना हो तो मैं क्या करूंगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करूंगी, है ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो सबसे पहले क्या किया गया बच्चों, डीएनए जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला गया, तो मुझे बहुत सारे क्या हुए, फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन हो गए। मुझे क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन हो गए, राइट, मुझे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन हो गए। अब क्या करें इन फ्रेगमेंट्स का, व्हाट टू डू ऑफ दिस फ्रेगमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, इन फ्रेगमेंट को होस्ट सेल में डाल के इनका नंबर बढ़ाना है, क्लोनिंग करनी है, ठीक है। तो अब समझो ये वाला जैसे फ्रेगमेंट है ना, इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं होस्ट सेल में डाल दूंगी। ये मेरा होस्ट सेल है, ये कौन है, होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या यूज किया गया, होस्ट सेल कैन बी बैक्टीरिया और ईस्ट। होस्ट सेल कौन हो सकता है, होस्ट सेल कैन बी बैक्टीरिया और ईस्ट। आपका होस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया या ईस्ट कोई भी हो सकता है। होस्ट सेल कैन बी बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है। अब मुझे ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मुझे होस्ट सेल में डालना है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है डालना, क्योंकि मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। देखो बेटा, अगर मुझे कोई डीएनए फ्रेगमेंट का मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो मैं पीसीआर भी कर सकती हूँ, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने वेक्टर्स यूज किए और वेक्टर यूज करके होस्ट सेल में डाला गया। तो ये अगर मुझे यहाँ पे डालना है तो आई नीड वेक्टर्स। तो चलो ऐसे बना देते हैं इसको, ये वाला मुझे इसमें डालना है। तो कैसे डालूंगी मैं यूज करूंगी वेक्टर। आई बी यूजिंग वेक्टर। किसकी मदद से डाला जाएगा, वेक्टर की मदद से। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेक्टर यूज किया गया इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो दैट वाज BAC and YAC. What is BAC and YAC? BAC is bacterial artificial chromosome. BAC क्या है, BAC is bacterial artificial chromosome। और YAC क्या है, YAC is yeast artificial chromosome। लिख लीजिए, YAC is ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक या यैक में यूज करूंगी। बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट। समझ में आया इतना। अब मैंने वेक्टर के थ्रू क्या किया, मेरा ये जो फ्रेगमेंट है, वेक्टर क्यों लिया, बिकॉज वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर ही देगा सीक्वेंस को। तो मेरा जो डिजायर्ड सीक्वेंस है वो यहाँ पे पहुंच गया। मेरा जो डिजायर्ड सीक्वेंस है वो होस्ट सेल में पहुंच जाएगा, और होस्ट सेल में पहुंचने के बाद क्या होगा, होस्ट सेल में पहुंचने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, उसकी क्लोनिंग जो है वो हो जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत आ सकता है आपको ये कि कौन से वेक्टर्स यूज किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बच्चों। तो आपको याद रखना है जो वेक्टर यूज किया गया दैट इज बैक एंड यैक हमने यूज किया था। बैक एंड यैक जो वेक्टर्स है वो हमने यूज किए, ठीक है। बैक और यैक वेक्टर जो है वो यूज किया गया था। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, अब अगर हम आगे चले तो क्या है, वेक्टर्स के थ्रू हमने हमारे होस्ट सेल में क्या किया, फ्रेगमेंट इंसर्ट करा दिया। तो अब हमें ये बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स मिल गए, है ना। तो बहुत सारे सीक्वेंसेस मिल गए, एक्चुअली हमें बहुत सारे सीक्वेंसेस मिल गए। अब ये सीक्वेंस मुझे अलाइन कराने हैं, तो अब मैं सीक्वेंसेस अलाइन कैसे कराऊं, है ना। सो दिस pieces were sequenced with the help of Sanger method। याद रखना, with the help of Sanger method। With the help of Sanger method बच्चों क्या किया गया, with the help of Sanger method ये सब सीक्वेंस किया गया। सेंगर जी ने क्या किया था, इन्होंने फ्रेडरिक सेंगर जो है, फ्रेडरिक
सैंगर जो है इन्होंने अमीनो एसिड्स के भी सीक्वेंस किए इन प्रोटीन, है ना, हैज सीक्वेंस्ड अमीनो एसिड इन प्रोटीन। तो इनकी ही टेक्निक यूज करके हम लोग ऑन द बेस ऑफ ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस हमने क्या किया, पूरा अलाइनमेंट कर लिया, पूरा अलाइनमेंट कर लिया। ठीक है, क्या किया देखो फिर से बताती हूं। सबसे पहले डीएनए लिया, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए, है ना। अब वो जो ये वाला काम है बेटा, ऐसा नहीं कि एक बार में हो ही जाएगा, है ना, बिकॉज ये सब क्या है, सोल्यूशन में हो रहा है, राइट, और टेक्निकल हैंड चाहिए, फिर सारा सॉफ्टवेयर में हम डालेंगे तब वो सीक्वेंसेस आएंगे बेसिकली, तो एरर्स भी हो सकते हैं, हमें क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक फ्रेगमेंट के मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करी। ठीक है, कैसे ऑब्टेन करी, हमने होस्ट सेल लिया, होस्ट सेल क्या लिया, एक तो बैक्टीरिया, एक ईस्ट। बैक्टीरिया लिया कि भाई प्रोकैरियोट में काम हो जाए, ईस्ट लिया ताकि यूकैरियोट में काम हो जाए, तो हमने एक होस्ट सेल लिया, समझो हमने एक बैक्टीरिया लिया। अब बैक्टीरिया में मुझे मेरा वो डिजायर्ड फ्रेगमेंट डालना है, तो मैं कैसे डालूंगी, तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो दैट वाज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक यूज किया। अब ईस्ट होस्ट सेल है, मुझे ईस्ट में मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट डालना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेक्टर यूज करूंगी। तो मैंने यैक के थ्रू मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट डाल दिया, किसमें, ईस्ट में। अब वो जब ईस्ट रेप्लिकेट होगा तो मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट भी रेप्लिकेट होगा, तो ऐसे मुझे सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। अब जितने भी मैंने फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए थे, है ना, जितने भी मैंने, समझो ये वाला फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ऐसे जितने भी मैंने फ्रेगमेंट ऑब्टेन किए थे उन सबकी कॉपीज मैंने बना ली। अब उन सब की मैचिंग मैं कैसे करूंगी, ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस देखते हुए, है ना। अच्छा, कि इसके बाद ये सीक्वेंस आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, बिकॉज हर एक फ्रेगमेंट का साइज तो अलग अलग रहेगा ना, कोई बड़ा रहेगा फ्रेगमेंट का साइज, कोई छोटा रहेगा फ्रेगमेंट का साइज, हर एक फ्रेगमेंट का साइज अलग अलग रहेगा। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस क्या करूंगी, मैचअप कर लूंगी, वो सारा काम तो आपका सॉफ्टवेयर ही खैर कर देगा, है ना। तो जो मेथड हमने यूज किया फॉर दिस अलाइनमेंट, कि कौन से फ्रेगमेंट के बाद कौन सा फ्रेगमेंट आएगा और कैसा सीक्वेंस बनेगा, वो सीक्वेंसिंग जो हमने की दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ सेंगर मेथड। जो सीक्वेंसिंग हमने करी बच्चों, वो की हमने विद द हेल्प ऑफ किसके, विद द हेल्प ऑफ सेंगर मेथड, है ना, वो की हमने विद द हेल्प ऑफ सेंगर मेथड। समझ में आया? अब देखते हैं हम जो ये सब काम किया, फीचर्स क्या है जीपी के, है ना, जो पूरा सीक्वेंसिंग हुआ तो क्या क्या एक्चुअली पता लगा। सो ह्यूमन जीनोम कंटेन इतना मिलियन बेस पे, इतना मिलियन बोलो, या अपन जो करते हैं ना ये, तो ऐसे करेंगे तो बिलियन आ जाएगा पॉइंट चेंज से, ओके, एक ही बात है। अब ये सुनिए, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 bases. The average gene consists of 3000 bases, but sizes vary greatly with the largest known gene डिस्ट्रोफिन। बच्चों याद रखना, जो लार्जेस्ट जीन है आपकी बॉडी में वो कौन है, वो है डिस्ट्रोफिन, विच हैज 2.4 मिलियन बेसेस। अब डिस्ट्रोफिन जीन कहां पड़ा था, चलिए 11th में, लोकोमोशन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाता बेसिकली, राइट, डिग्रेड होता रहता है, दैट वन। तो आपकी बॉडी में बच्चों याद कर लो, आप ह्यूमन ही है ना, आपकी बॉडी में लार्जेस्ट जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। कितने बेसेस है, 2.4 मिलियन बेसेस, राइट। और अगर हम एवरेज निकालें हर एक जीन का, तो हर एक जीन अप्रोक्सीमेटली 3000 बेसिस का बना हुआ होता है, ठीक है, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, फाइन। अब देखिए, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। मतलब जो हम सब में डिफरेंस है वो जस्ट 0.1% का है, हम सब में जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो जस्ट 0.1% का है, ओके। बाकी 99.9% आर सेम। The functions are unknown for over 50% of the discovered gene. मतलब जो जीन डिस्कवर हुई उनमें से 50% जीन के फंक्शंस हमें अभी भी नहीं पता, ओके।
लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। आपका जो इतना बड़ा जीनोम है उसमें से सिर्फ 2% ही बच्चों प्रोटीन के लिए कोड करता है। लेस देन 2%, 2% लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। अब ये देखो, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ये क्या है रिपीटेड सीक्वेंस? मतलब जैसे ए GAA है ना, जैसे मतलब ये बहुत बार क्या हो रहा है, आप में रिपीट हो रहा है ना। ये सीक्वेंस जो है बेटा वो क्या हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो एक मेजर पार्ट बनाता है हमारा, है ना। बहुत सीक्वेंस रिपीटेटिव है, राइट। तभी तो बेटा बोला ना कि सिर्फ लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, बाकी तो हमारे में क्या भरा हुआ है, बाकी रिपीटेटिव ही सीक्वेंस हमें भरा हुआ है। नाउ रिपीटेटिव सीक्वेंस होते क्या है? सो रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। बहुत बार रिपीट होता है, समटाइम 100 to 1000 टाइम, 1000 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, बट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और एवोल्यूशन जानने में हेल्प करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स, दैट इज 2968। आपका जो क्रोमोसोम नंबर 1 है जिसका सीक्वेंसिंग मई 2006 में हुआ था, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में समाप्त हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस जो है 2006 में कंप्लीट हुआ था। तो आपका जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, आपका जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इट कंटेन्स 2968 जीन्स। आपको लर्न करना है ये, क्रोमोसोम 1 कंटेन 2968 जीन्स, और जो Y क्रोमोसोम है सबसे कम जीन है इसमें, दैट इज ओनली 231। जो Y क्रोमोसोम है उसमें केवल 231 जीन्स है। देन scientists have identified about 1.4 million locations where single base of DNA difference occur। उसे हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम SNPs भी कहते हैं, SNPs को, occurs in human, ठीक है। So this information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequence and tracing human history। क्या कहना चाह रहा है ये बेटा, समझो। जैसे ये एक जन का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये एक जन का है, ये एक जन का है। किसका ले? समझो ये सिया है, ये रिया है, ये निया है ना। ये सबकी क्रोमोसोम नंबर 1 है ना। सबका, हमने क्या बोला कि सबका सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो समझो इनका ये पूरा सीक्वेंस ऐसे है। अब सिर्फ इस रीजन में थोड़ा डिफरेंट है ना। इस रीजन जो मैंने पिंक से किया, दिख रहा है, जो मैंने पिंक से किया है, ये रीजन में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इस चीज को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। अब देखो इसमें से सीक्वेंस है GAATCA, GAA CCA, GAA GCA। अब देखो सिया में GAAT है, फिर CA है। रिया में GAAC है, फिर CA है। निया में GAAG है, फिर CA है। तो क्या हुआ, सिया में T है, यहाँ रिया में C है और निया में G है। ये कितना चेंज हुआ? चेंज इन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। इस चीज को हम बोलते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, की सब लोगों में सिर्फ एक ही बेस पेयर का चेंज है इस पोजीशन पे। तो ऐसे हमें बच्चों, ऐसे SNPs वाले हमें ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस मिले हैं। जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया तब ऐसे हमें अबाउट 1.4
मिलियन लोकेशंस मिले हैं जहां पे क्या है, सिर्फ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस है, जहां पे सिर्फ सिंगल बेस पेयर डिफरेंसेस बच्चों प्रेजेंट है। समझ में आया ये बात? इजी है, इजी है ना ये? सो SNPs एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेटा आपको अच्छे से याद रखना है क्या क्या, कि क्रोमोसोम 1 में कितने आपके जीन्स है ना, 2968। क्रोमोसोम Y में कितने हैं, 231, ठीक है। और फिर ये लार्जेस्ट जीन जो है वो कौन सा है, तो लार्जेस्ट जीन इज बेसिकली डिस्ट्रोफिन विच हैज 2.4 मिलियन बेसेस, है ना। और बेटा एक चीज आपको और याद रखनी है, वो क्या है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो है, इसके अलावा और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिनकी जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग हो चुकी है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन है, आप ऐसा लिख सकते हो, नॉन ह्यूमन मॉडल्स। नॉन ह्यूमन मॉडल्स जो है, नॉन ह्यूमन मॉडल्स कौन कौन से बेटा हमारे पास, नॉन ह्यूमन मॉडल्स जो है वो है बैक्टीरिया है, देन ईस्ट है, देन ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला मतलब कौन, आपकी बेटा फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई, तो ड्रोसोफिला है। फिर एक बेटा नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, ये याद रखो, बहुत अच्छे से पढ़ना इसका नाम, कैनोर हैबिटिस, कैनोर हैबिटिस एलिगेंस। ये कौन है बेटा, ये एक फ्री लिविंग, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है ना। इवन प्लांट की भी काफी सीक्वेंसिंग हुई है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में एराबिडोप्सिस, एराबिडोप्सिस का तो बहुत ही हुआ है, देन राइस, एराबिडोप्सिस और राइस प्लांट्स में। तो ये सब नॉन मॉडल ह्यूमंस है जिनका भी पूरा जीनोम पता लगाया गया है, और ये सब भी स्टोर है इंफॉर्मेशन सारी। ओके तो आपको याद रखना है जो नॉन ह्यूमन मॉडल्स है जिनका सीक्वेंसिंग कर दिया गया है वो कौन कौन है, बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला, ठीक है, देन कैनोर हैबिटिस एलिगन, है ना, ये याद रखना है। कैनोर हैबिटिस एलिगन ये क्या है, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। देन प्लांट लाइक अराबिडोप्सिस राइस। तो आपको नीट में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि ऐसे दूसरे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमंस के अलावा जिनका जीनोम का पूरा सीक्वेंसिंग कर दिया गया है, तब आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, याद होने चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका फायदा क्या हुआ, क्यों किया गया, समझिए इस बात को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब क्या है, आपका जो डीएनए है उसका पूरा सीक्वेंस, है ना। तो एक हमने कहा कि आपके डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत आते हैं, है ना। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस ही बेटा आपका बेसिस है फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस बेसिकली हमें किससे मिले होंगे, हमारे एंसेस्टर से, है ना। तो ये काम आते हैं किसमें, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक तो, है ना। दूसरा बेटा आपका पूरा अगर जीनोम का सीक्वेंस आपको पता होगा तो आपको ये पता होगा कि ये पर्टिकुलर जीन जो है ये वाला प्रोटीन बनाता है। अब किसी पर्सन में ये प्रोटीन नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि इस जीन में गड़बड़ी है। तो जीन थेरेपी और के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर का तो बहुत ही बड़ा फायदा है, हेल्थ केयर का बहुत ही बड़ा फायदा इस चीज से, ठीक है। कि अगर आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर जीन है, ये जीन की डेफिशिएंसी ये डिजीज कॉज करता है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस जीन की डेफिशिएंसी कैसी पूरी करें, है ना, कोई मेडिसिन के थ्रू, कोई थेरेपी के थ्रू। तो वो सब अगर हम पता लगा ले तो हम ऐसा कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ, जहाँ पे डिजीज फ्री ना हो। ऐसे कौन से रीजन्स हैं जहाँ ज्यादा म्यूटेशंस होते हैं दैट लीड्स टू कैंसर। तो ये सब हम कब पता कर सकते हैं, जब हमें पूरा सीक्वेंस
ऑफ डीएनए पता हो। तो ह्यूमन जीनोम में बच्चों आप समझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि आपके जितने भी क्रोमोसोम है, लाइक क्रोमोसोम 1, तो उसमें जैसे हमने कहा इतने जीन्स है, तो इस जीन के पूरे सीक्वेंस पता लगाए गए। ठीक है, क्रोमोसोम 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब में क्या क्या सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस क्या बनाता है, कौन सा पार्ट जंक है, कोई काम का नहीं है, कौन सा रिपीटेटिव सीक्वेंस है, सब कुछ पता लगाया गया। ठीक है, एंड इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आपके इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ केयर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपको इसका स्टार्टिंग ईयर, फिर किसने स्टार्ट किया, क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज हुई, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट है ना, इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया इसमें, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करी। ओके, एंड पूरा अच्छा खासा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा चला। राइट, ओके, थैंक यू।